माता की मित्रों, हम लोग भरणी नक्षत्र के विषय में बात कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र, पिछले पाठ में हम लोगों ने सूर्य के विषय में जाना कि सूर्य अगर भरणी नक्षत्र के अलग अलग चरणों में या सूर्य के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि वो क्या फल देती है। आज बात करते हैं चंद्रमा की। अभी जो पाठ मैंने चालू किए हैं ये नक्षत्र के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि और उस नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह का फल और उनके चरणों का स्वामित्व या कारक, वो पाठ मैंने चालू किए हैं। पर्टिकुलर प्रत्येक नक्षत्र के विषय में जितना बताया जा सकता है या जितना मैं बता सका हूँ वो पाठ मैंने अलग से पहले ही पोस्ट किए हुए हैं। तो आपको पर्टिकुलर उस नक्षत्र के बारे में पूरी अगर जानकारी करनी है, चाहे राशियों के बारे में करनी है, चाहे ग्रहों के बारे में करनी है, तो वो पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं, आप वहाँ जाके उनको सुन सकते हैं। अभी बातें कर रहे हैं कि भरणी नक्षत्र में चंद्रमा अगर प्लेस हो, कहीं भी हो सकता है आपकी जन्म पत्री में, तो वो अलग अलग चरणों में पहले बात तो क्या फल देगा आपको। तो चंद्रमा अगर प्रथम चरण में हो तो जातक को बहुत धनी तो बनाएगा, लेकिन ऐसा जातक केवल प्रेजेंट पे फोकस करेगा, भविष्य पर नहीं। उसकी वजह से क्या होगा कि उसके पास धन स्थायी नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि ग्रहों का योग, जन्म कुंडली में आपका गोचर का फल, तो कई बार गलत निर्णय भी होता है उससे, तो वो धन उसके पास आएगा जाएगा आएगा जाएगा। द्वितीय चरण में अगर चंद्रमा हो तो आजीवन सुखी बनाता है, विरासत से भी धन मिल सकता है और शिक्षा, खुद भी शिक्षित होगा और शिक्षाविद या विद्वानों से उसका सामीप्य होल लाइफ रहेगा। मतलब उसका संगति हम लोग ये बोल सकते हैं कि विद्वानों के साथ होगा एक पर्टिकुलर टाइम तक। हो सकता है घर का वातावरण वैसा नहीं हो, घर में शिक्षा वैसी नहीं मिली हो, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसका समय बढ़ते जाएगा तो फिर वो चंद्रमा उसको उस लाइन में उसको धीरे धीरे लेते जाएगा। तो फिर उसका रिलेशन, उसके लिंक ऐसे ही आदमियों के साथ ज़्यादा सेटिंग होंगे। तीसरे चरण में जातक का चंद्रमा अगर है भरणी नक्षत्र में, तो ये स्थिति थोड़ी अशुभ मानी गई है। उसका प्रति लोगों की भावना जो है वो कुछ अच्छी नहीं होगी, चाहे उसके कर्मों की वजह से, चाहे उसको और कोई कारण हो। मतलब यहाँ पे शुक्र चंद्र शुक्र का मेल थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। तो शुक्र चंद्र शुक्र मतलब भरणी नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र को मिला है और तीसरे चरण का स्वामित्व शुक्र को मिला है। चंद्रमा अगर इसमें हो तीसरे चरण में तो फिर उसका अशुभ फल देखने को मिलता है। चतुर्थ चरण जातक को हो तो बुद्धि में थोड़ी, मतलब स्वार्थपन बोल सकते हैं हम लोग उसको, और जल से संबंधित कार्यों में संलग्न होने का फल मिलता है। मतलब जैसे मंगल है, मंगल शुक्र चंद्र, तो तीसरे चरण में चौथे चरण में ऐसा होने से अगर चंद्रमा चौथे चरण में है तो जल से संबंधित कार्य आने वाले समय में या शुरू में वो शुरू कर सकता है और थोड़ा बुद्धि का थोड़ा उसको, अब प्रॉब्लम सामने वाले को लग सकता है, उस जिसका ऐसा है हालत, जिसका चतुर्थ चरण में भरणी नक्षत्र में चंद्रमा है, उसके हिसाब से तो वो ठीक ही रहे, उसको तो ठीक ही लगेगा। अगर बाकी ग्रह का भी योग इसके साथ थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो ये कुटिलता कुछ ज़्यादा देगा, लेकिन अगर बाकी ग्रह का इफेक्ट या दृष्टि इफेक्ट थोड़ा अच्छा हो जाए तो फिर उस चीज़ को वो समझेगा भी, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है और मन को बहुत जल्दी वो आपको डिस्टर्ब या पॉजिटिव या नेगेटिव करता है। तो चंद्र प्रधान आदमी सामने वाले की बात को
ग्रहों का इफेक्ट या गोचर का इफेक्ट आने से समझेंगे भी जल्दी और उस पर चलेंगे भी। ऐसा बात नहीं है चलते नहीं है, चलते भी। अब चंद्रमा के ऊपर अगर दूसरे ग्रह की दृष्टि हो, सपोज चंद्रमा आपका भरणी नक्षत्र में कहीं पे भी प्लेस है जन्म पत्री में, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं कि चंद्रमा पे, भरणी नक्षत्र के चंद्रमा पे कोई दूसरे ग्रह की दृष्टि, अगर सूर्य की दृष्टि हो तो दूसरों का सहायक बनाती है। मतलब जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो या कहीं पे आप कोई प्राइवेट सर्विस या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपसे ऊपर वाला, तो आप उसकी हर जगह सहायता करते हैं, वो आपका क्रेडिट वो खाता है और आप एज लाइक हेल्पर, चाहे किसी भी लाइन में, तो ऐसा कुछ होता है। और कभी कभी कुछ क्रूर कर्म की तरफ भी इशारा करता है और उसका हो सकता है कि दुख भी मिले, क्योंकि जब हम लोग कोई गलत काम कर जाते हैं या कुछ गुस्सा वगैरह कर जाते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट भी मिलता है। मैंने नक्षत्रों के बारे में पहले भी बताया था, शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वहाँ पे भरणी नक्षत्र उग्र संज्ञक होता है, उग्र कामों का कारक भरणी नक्षत्र को बोला गया है। तो चंद्रमा पे अगर सूर्य की दृष्टि है भरणी नक्षत्र में तो सूर्य खुद उग्र है, तो ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। अगर मंगल की दृष्टि हो तो जैसे कोई बोलते हैं ना हम लोग, विष से संबंधित, या कोई जैसे कोई भी जगह जा रहे हैं तो कोई चीज़ काट लिया हम लोगों को, कोई मक्खी मच्छर भी काट लिया, तो उसका साइड रिएक्शन जो बॉडी में होता है, तो वैसा कुछ बताया गया है। कहीं पे कोई आग जल रहा है या हवन यज्ञ हो रहा है या कोई हम लोग चूल्हे के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, घर में ही है, और उससे कुछ हम लोगों को कुछ तकलीफ हो गया, कोई गर्म चीज़ लग गई या आग में कोई कुछ जल गया, तो ऐसा भी भय रहता है। और दूसरों के ऊपर कई बार अगर अच्छे दूसरे ग्रहों का अगर दृष्टि ना हो, मंगल पे कोई अच्छे ग्रह का दृष्टि ना हो, तो फिर हम लोगों को वो दूसरे के ऊपर आश्रित टाइप से भी कई जगह देखा गया है। इसका फल कोई जरूरी हो, कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आपको ये सब देखने के पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि बाकी ग्रह को भी देखना पड़ेगा, सम्मिलित इफेक्ट आएगा, तो इस इफेक्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक समय आता है, गोचर में भी उसका प्रिडिक्शन होगा, या फिर उस समय दशा महादशा का भी अपना एक प्रिडिक्शन होगा, तो वो सबका इफेक्ट आता है। अगर ऐसा इफेक्ट कंफर्म है, मैं चंद्रमा से संबंधित बात कर रहा हूं, अगर कंफर्म है कि ये इफेक्ट होगा तो फिर जन्म से ही चालू हो जाता है। ये जो कंफर्म इफेक्ट होता है वो मोटा मोटी शरीर के ऊपर जन्म से ही चालू हो जाता है, और जो कंफर्म नहीं होता है वो गोचर की वजह से, महादशा की वजह से आने वाले समय में ही प्रिडिक्शन होता है, शुरू में नहीं होता है। जो शुरू में नहीं होता है वो बाद में होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर शुरू में आपका फाउंडेशन मजबूत है, चंद्रमा आपका भरणी नक्षत्र पे बैठा हुआ है और आपको मंगल देख रहा है चंद्रमा को, और उस समय कोई दूसरे ग्रह भी देख रहे हैं, तो खराब फल आपको नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। वो फुल्ली प्रिडिक्ट नहीं है वो चीज़, क्योंकि दूसरे ग्रह का अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। ऐसा ही होता है, बुध की अगर दृष्टि हो तो जातक विद्वान, प्रसिद्ध और धनी होता है। भरणी नक्षत्र में चंद्रमा कहीं पे प्लेसमेंट है आपकी जन्म पत्री में, और बुध उसको दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो बहुत अच्छा फल मिलता है। गुरु की दृष्टि हो तो धनी भी होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। और अपने से ऊपर वाले अधिकारी या सर्विस में है तो मालिक समझो, या उससे ऊपर वाले अधिकारी समझो, प्राइवेट जॉब में हो तो भी, और अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उससे बड़े वाला बिजनेसमैन जिसके साथ उसका रिलेशन हो तो उसकी कृपा, ऐसी कुछ गुरु की वजह से रहती है। शुक्र की दृष्टि हो तो अच्छी पत्नी, अच्छी संतान और जीवन का सब सुख मिलता है आदमी को। और शनि की दृष्टि हो तो यहाँ पे आलसी बना सकती है आदमी को। अगर चंद्रमा के ऊपर भरणी नक्षत्र में शनि की अगर दृष्टि है तो ये आपको आलस दे सकती है बॉडी में, और कुछ झूठ बोलने में कुछ ज़्यादा इंटेंगल हो सकता है आदमी, झूठ बोलने में कुछ ज़्यादा अग्रसर हो सकता है। तो ये इस चीज़ को मैं आजकल
कोई गलत चीज बोल के नहीं मानता प्रेजेंट समय में, क्योंकि जितने भी सेल्समैन हैं, जितने भी ऐसी सर्विस है जिनमें झूठ बोले बगैर काम ही नहीं होता है, और तो और बोर्ड पे भी झूठ लिखवाया जाता है। तो इस चीज को लेके तो कोई वो, हाँ, पुराने जिस समय में शास्त्र लिखे गए थे उस समय में वैल्यू थी ये सब बातों की। आज के समय में ये सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है। झूठ बोलना एक हैबिचुअल हो गया आदमी, घर परिवार, मतलब क्या होता है कि आप एक ही चीज को बार बार बोलते हैं तो फिर उसको आपको लगता ही नहीं है कि आप कोई गलत बात बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ चंद्रमा के ऊपर अगर शनि की दृष्टि हो तो ऐसा कुछ हो सकता है। ये सब चीजें नक्षत्रों के विषय में जब आप पूरी तरह, हम लोगों को ये सब चीजों का जब पता चल जाएगा कि कौन से नक्षत्र के ऊपर कौन सा ग्रह कौन से चरण में, उसके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि, उसके बाद में आइएगा आप कि वो प्लेसमेंट कौन से हाउस में है, वो कारक कौन सी जगह का है, और वो आपके राशि या लग्न कुंडली के हिसाब से कौन से जगह का स्वामित्व है, तब जाके प्रिडिक्शन में मिक्सअप होगा। सब प्रिडिक्शन आपस में मिक्सअप होगा, फिर कुछ निकाला जाएगा। उसके बाद में फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो जन्म के जो नक्षत्र है या आपके जो जन्म के जो ग्रह है, उस समय तो एक दूसरे को वेद नहीं कर रहे थे। वेद अवेद, शुभ गोचर अशुभ गोचर, ये सब का पोस्ट कर चुका हूँ मैं, और ज़्यादा आपके सामने नहीं आने का कारण ये भी हो सकता है कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता यूट्यूब में पैसा देके कि मेरे चैनल का ऐड हो। आप यूट्यूब खोलते ही आपको ही मेरा ही वीडियो मिले, तो ऐसा मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरा इस चैनल से न तो पैसा कमाने का कोई मोटिव है और न मैं ये चाहता हूँ। लेकिन जो भी जुड़े नए, जिस तरह से भी जुड़े, आप पुराने वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या है। अभी तक 100 से ऊपर मेरे पाठ उसमें जा चुके हैं। कोई भी आपका कमेंट हो, कोई भी पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, आप चैनल में बाकायदा कमेंट करें, आपको 100% आंसर मिलेगा। लेकिन माफ़ी चाहूँगा, मैं प्रोफेशनल एस्ट्रो नहीं हूँ। अगर मैं प्रोफेशनल एस्ट्रो होता तो मैं एडवर्टाइजमेंट में भी पैसा लगाता, यूट्यूब को पैसे देता कि आप मेरे चैनल का ऐड करो, जिससे क्या है कि जो भी इस विषय में इस विषय को पसंद करते हैं, जब वो अपना यूट्यूब खोले तो सबसे पहले मेरा वीडियो मिले। तो मैं वैसा कुछ में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं लेता, और न मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि भाई मेरा कोई हाई फाई टाइप का वीडियो बने और बने। मेरा मोटिव इतना ही है कि जो एक्चुअल जानकारी है वो आपको मिले। चाहे आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने जो 20-25 साल में अर्न किया, इसमें चाहे शौक की वजह से ही किया हो, तो वो मैं अब आपको बता सकूं। क्योंकि ऐसा समय आ गया ना कि एक तो हर समय अलग सी मेंटलिटी रहती है आदमी के दिमाग के अंदर। आज के 1 महीने बाद में या 1 साल बाद में कब क्या होगा, 1.5 साल से साल भर हो गया हम लोग भोग ही रहे हैं कोरोना को, तो कुछ कह नहीं सकते किसी के साथ भी क्या हो। माता रानी से यही प्रार्थना है कि सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, सब वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। कोशिश कीजिए हर समय पॉजिटिव रहे, नेगेटिव बातों पे ध्यान न दें, और इस खाली समय का सदुपयोग कीजिए। कुछ नया सीखे, जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट हो उसके बारे में सीखे, उससे संबंधित ऑडियो या वीडियो सुने, या उससे संबंधित किताबें मंगवा के पढ़े ऑनलाइन। तो उससे क्या होगा, एक तो आपको आपका समय किल हो जाएगा, दूसरा आपको उसका कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप इस सब्जेक्ट में घुसते हैं तो इसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हाँ, आपके दिमाग की मेमोरी की सीमा जरूर है, लेकिन इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हर एक श्लोक, हर एक बात एक दूसरे को काटती हुई लगती है, जबकि वो काटती नहीं है, एक दूसरी बात का हेल्प करती है। अब ये समझने वाले के विवेक के ऊपर निर्भर है कि जो काटती हुई बात लग रही है एक दूसरे की,
तो वो फिर हेल्प कैसे कर रही है, अब आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। बहुत सी बातें ऐसी है, अगर बोलने लग जाएं तो पूरा पूरा दिन का वीडियो भी कम पड़ेगा। जो ऐसा लगता है श्लोक पढ़ के या किताबें पढ़ के या व्याख्या पढ़ के विद्वानों की, ऐसा लगता है कि एक दूसरे को काट रही है, तो फिर एक्चुअल प्रिडिक्ट कैसे करें, जबकि वो काटती नहीं है, वो हेल्प करती है। अब आपको वो सिचुएशन, वो आपके विवेक के ऊपर छोड़ती है कि आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं। तो आशा है मित्रों, मैं शब्द वैसे ही यूज करता हूँ जो नॉर्मल शब्द है हम लोगों की भाषा, हिंदी भाषा में, जिससे क्या है कि आम आदमी सब समझ सके। अगर अच्छा लगता है आपको और आपको ये समझ में आता है कि आपके फ्रेंड सर्कल हो या आपके परिवार में कोई हो, उनको भी ये सब बातें समझनी चाहिए, तो आप उसको शेयर करिए, उसको भी सुनने के लिए बोलिए, जिससे क्या है कि उसके भी, जो इस विषय में इंटरेस्ट रखता है, उसको भी सही बातों का पता चले और कहाँ तक सही है मेरी बोली हुई बातें या मेरी बताई हुई, उसको आप अभ्यास में लाइए, अपनी कुंडली पे लाइए, अपने परिवार या फैमिली या दोस्तों की कुंडलियों पे लाइए, अभ्यास में लाइए, प्रिडिक्ट करने का कोशिश कीजिए, तब आपको अनुभव होगा कि कितनी सही है। जय माता की मित्रों।